नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा इज मैटर अराउंड अस प्योर का फर्स्ट पार्ट। उसमें आपने पढ़ा प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, सॉल्यूशंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। अब आज हम पढ़ेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स मिक्सचर का सेकंड पार्ट है। मिक्सचर के दो पार्ट थे, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हमने पढ़ा था कि दोज मिक्सचर्स विच हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या होंगे? उसके अपोजिट बिल्कुल, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती वो होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर में दो पार्ट्स हैं, एक सस्पेंशन, एक कोलॉइड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium। मतलब सस्पेंशन एक ऐसा हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं हो पाते, बल्कि वो पूरे मीडियम में घुले हुए रहते हैं। मतलब वो हमें उस मीडियम में साफ साफ दिखाई देते हैं, पूरे तरीके से वो उस मीडियम में नहीं घुल पाते। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, चॉक पाउडर प्लस वाटर। तो जब आप पानी में चॉक पाउडर घोलेंगे तो जो चॉक पाउडर होगा या तो वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा या पूरे वाटर में चॉक पाउडर अलग से दिखाई देगा, वो उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व ना होके उस पूरे मीडियम में फैले रहे, उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। नेक्स्ट है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या है? ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एक ऐसा हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, वो पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एग्जाम्पल लेंगे आप मिल्क। अब मिल्क आपको देख के लगता होगा मिल्क को कि ये तो सॉल्यूशन की जैसा है, क्योंकि इसमें तो कुछ अलग से दिखाई नहीं दे रहा, पूरा ऊपर से नीचे तक सेम रहता है। लेकिन वो हमें होमोजीनियस दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली में वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क जो हमारा एग्जाम्पल है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर का है। अब आगे हमने अभी कोलॉइड्स पढ़ा, सस्पेंशन पढ़ा, तो एक बार हम कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो कोलॉइड्स में फर्स्ट पॉइंट है वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स, 10⁻⁻9 to 10⁻⁻7 मीटर। मतलब जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। रेंज दे रखी है इसमें 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 मीटर। जबकि सस्पेंशन में जो है वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज क्या होता है 10⁻⁻7 मीटर से बड़ा होता है। इसीलिए वो जो सस्पेंशन में हमें वो पार्टिकल्स अलग से दिखाई देता है, जबकि कोलॉइड्स के पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देते। उसके बाद है कोलॉइड्स में स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। जो कोलॉइड्स है अगर उनमें से हम एक लाइट की बीम पास करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन में से, तो वो उस लाइट को स्कैटर करेंगे। ऐसे ही सस्पेंशन में है, सस्पेंशन में भी अगर हम किसी लाइट की बीम को पास करेंगे तो वो भी उस बीम को स्कैटर करेंगी। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। सस्पेंशन में है पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द बल्क ऑफ मीडियम, कि जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरे मीडियम में दिखाई देंगे हमें, यानी वो घुलेंगे नहीं उसमें, बल्कि वो हमें अलग से दिखाई देंगे।
फोर्थ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, कि कोलोइडल सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। सस्पेंशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको आप फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं, इसमें स्मॉल साइज पार्टिकल्स है। स्मॉल साइज पार्टिकल्स तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, लेकिन जो लार्ज साइज पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप इस सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन से अलग अलग कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। अब कोलोइड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है, वो है टिंडल इफेक्ट। दिस वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट टिंडल हु डिस्कवर्ड इट। ये जो नाम दिया गया है टिंडल इफेक्ट, ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसे डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट का नाम था टिंडल, तो इसलिए इस इफेक्ट का नाम भी हो गया टिंडल इफेक्ट। अब ये इफेक्ट है क्या? When a fine beam of light enters a medium, the light gets scattered and its path becomes visible. This scattering of light is called Tyndall effect. कि जब एक लाइट की बीम किसी मीडियम में एंटर करती है तो वो जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है, और जैसे वो बिखरती है ना तो वो हमें वो दिखाई देता है कि वो कैसे बिखरी है। इस स्कैटरिंग को कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल है मिल्क प्लस वाटर। जैसे अगर आप एक मिल्क सॉल्यूशन में से अगर आप लाइट पास करेंगे तो वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। मतलब उस दूध के ग्लास में से आपको ये दिखाई देगा कि लाइट कहाँ से पास हो रही है, किस एरिया में से पास हो रही है, कितने एरिया में से वो निकल रही है। आप सबसे कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हैं इन अ रूम थ्रू अ होल। एक जब मान लीजिए कोई एक रूम है, उसमें एक छोटा सा होल है और उस होल से लाइट एंटर कर रही है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस जो होल से जैसे ही वो लाइट एंटर करती है वैसे ही वो स्कैटर हो जाती है, वैसे ही वो बिखर जाती है, और जिस बात से जैसे वो बिखरती है हमें वो साफ साफ दिखाई देती है। थर्ड एग्जाम्पल है इसका कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट जैसे एक कोई बहुत घना जंगल है जिसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, और जिसमें से उन पेड़ों को क्रॉस करके लाइट नहीं आ पा रही, लेकिन फिर भी एक ऐसी जगह है, थोड़ी बहुत जगह ऐसी है जिससे लाइट नीचे आ रही, तो जैसे वो लाइट नीचे आ रही तो हमें वो साफ साफ दिखाई देगा कि वो लाइट किस पाथ से आ रही है और कैसे स्कैटर हो रही है। जैसे ये देखिए, इसमें आपको ये लाइट आती हुई दिख रही है, ऊपर से लाइट का पाथ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लाइट कैसे आ रही है, कैसे स्कैटर हो रही है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब आपने कोलोइड्स पढ़ लिया और सस्पेंशन पढ़ लिया। कोलोइडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट, जो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इस इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ेंगे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। अब जैसे आपने सॉल्यूशन के केस में पढ़ा था कि सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, ऐसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज एक डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व्ड इन मीडियम, कि सोल्यूट के जैसा कंपोनेंट जिसे हमें मीडियम में डिसॉल्व करना है, जिसे हमें घोलना है। जैसे जो सॉल्यूशन में सोल्यूट का काम था वही यहाँ पे मीडियम में डिस्पर्सिंग फेज का काम है। डिस्पर्स्ड फेज बिल्कुल सोल्यूट की तरह होता है, बस फर्क ये है कि सोल्यूट सॉल्यूशन में होता है और डिस्पर्स्ड फेज कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है। अब आगे डिस्पर्सिंग मीडियम, द सोलवेंट लाइक कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स द डिस्पर्स्ड फेज। सोलवेंट की जैसा कंपोनेंट जो
डिस्पर्स्ड फेज को अपने अंदर घोलता है, यानी जिसके अंदर कोई भी कंपोनेंट घोला जाता है वो होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज सोल्यूट के जैसा, डिस्पर्सिंग मीडियम सोलवेंट के जैसा। लेकिन सोल्यूट सोलवेंट किसके केस में थे? सॉल्यूशन के केस में। ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम किसमें है? कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सोल्यूट सोलवेंट सॉल्यूशन में है और डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सिंग मीडियम कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब हम आगे पढ़ेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, कि किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है, किस लिए, किस यूज में आता है इवापोरेशन, वो देखते हैं। वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कि इवापोरेशन से जो वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल का मतलब जो जल्दी इवापोरेट हो जाता है, जो उड़ जाता है, जो भाप बन के खत्म हो जाता है, उस कंपोनेंट को हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ऐसे सोल्यूट जो इवापोरेट नहीं हो पाते, उससे हम सेपरेट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? हीटिंग इंक। इंक क्या है? इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन H2O। जो इंक है वो एक मिक्सचर है डाई का वाटर में। तो जब हम इंक को हीट करेंगे तो उसमें से वाटर तो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा, बच के जाएगा डाई हमारे पास। तो इस तरीके से जो डाई है वो वाटर से सेपरेट हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगी? डाई अलग से मिल जाएगी। ये देखिए, जैसे ये एक इसमें आपको वॉच ग्लास दिख रहा है, ये एक बीकर है, बीकर के नीचे फ्लेम है और इस वॉच ग्लास में हमने इंक का मिक्सचर रखा है और हम उसे नीचे हीट कर रहे हैं। तो जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगी इंक, और यही इंक हमें चाहिए। तो ये होता है इवापोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल द डेंसर पार्टिकल्स स्टे एट बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स कम ऑन टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। क्या प्रिंसिपल है इसका? कि जब हम किसी भी चीज को या किसी भी मिक्सचर को बहुत ही तेजी से स्पन मतलब रोटेट करते हैं, तो जो डेंसर पार्टिकल्स, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे रह जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन का एक प्रिंसिपल है जिस बेस पे ये काम करता है। वो ये कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मिक्सचर को बहुत तेजी से घुमाएंगे, बहुत तेजी से रोटेट करेंगे, तो जो भारी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं चर्निंग ऑफ मिल्क इन होम। जैसे घर में हमारी मम्मी दूध से घी निकालती है तो वो चर्नर का यूज करती है। तो वो जो चर्नर होता है जिससे मिल्क में से बटर बाहर निकल के आता है, वो जो प्रोसेस हो रहा है उस टाइम, वो कौन सा प्रोसेस है? वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही है, जिससे जो हमारा बटर है वो अलग निकल के आ रहा है मिल्क से। यही होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अब ये इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, कि लैबोरेटरीज में इसका यूज होता है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए। सेकंड है यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, कि डेयरीज में जो डेयरीज होती है और घर में इसका यूज होता है बटर अलग करने के लिए क्रीम से। थर्ड है यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। जो मशीन में हमारा ड्रायर होता है जिसमें आप कपड़े सुखाते हैं, वो किस बेस पे काम करता है? वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पे ही काम करता है। उसमें ही जो हमारे गीले कपड़े होते हैं उनको तेजी से रोटेट किया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है इस प्रोसेस से।
और उस तरीके से हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस है हमारा सेपरेटिंग फनल। क्या होता है सेपरेटिंग फनल? इट इज यूज्ड फॉर मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे मिक्सचर के लिए यूज होता है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स हों। इमिसिबल मतलब जो आपस में घुले नहीं। ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? केरोसिन ऑयल और वाटर। जब आप वाटर में ऑयल डालते हैं तो आप देखते हैं ऑयल वाटर में घुलता नहीं है, मिक्स नहीं होता, वो उसमें ऊपर ही अलग एक लेयर बना लेता है, ऊपर ऊपर अलग से रहता है। तो ऐसे ही मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं उनकी डेंसिटीज के अकॉर्डिंग। तो ये इस बेस पे सेपरेटिंग फनल जो है वो हमारा काम करता है। देखिए सेपरेटिंग फनल आपका ये कुछ ऐसा होता है। इसमें ये सेपरेटिंग फनल का डायग्राम है। ये नीचे स्टॉप कॉप लगी हुई है, ये वाटर है, ये केरोसिन ऑयल है। अब आप क्या करेंगे? धीरे धीरे इस स्टॉप कॉप को खोलेंगे। इसमें से नीचे पानी बाहर आएगा पहले, क्योंकि नीचे पानी है तो पानी बाहर आएगा। जैसे ही ऑयल की लेयर यहाँ तक पहुंचेगी वैसे ही आप स्टॉप को बंद कर देंगे और इससे क्या होगा? वाटर अलग हो जाएगा और केरोसिन ऑयल अलग हो जाएगा। और यही हमें चाहिए था। तो इससे इसी तरीके से हम केरोसिन ऑयल को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं या कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? टू सेपरेट अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। कि किसी भी सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट को एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी से अलग करना। अब सब्लिमेबल क्या होता है? सब्लिमेशन आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेबल सब्सटेंस कौन सा होगा? जो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। उस एक ऐसे सब्सटेंस को नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी से अलग करना। नॉन सब्लिमेबल मतलब जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब इसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ NH4Cl प्लस साल्ट, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का मिक्सचर। देखिए ये है हमारे पास कुछ इसका सेटअप कैसे होता है। इसमें आप ये देख सकते हैं एक इन्वर्टेड फनल है, ऊपर कॉटन प्लग लगाया हुआ है, चाइना डिश है, उस चाइना डिश में हमने मिक्सचर लिया है अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का, और नीचे हमने बर्नर लगाया हुआ है। उस बर्नर में फ्लेम जल रही है और फ्लेम से जब वो मिक्सचर हीट होता है तो उसमें से जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक सब्लिमेबल कंपोनेंट है। तो वो अमोनियम क्लोराइड उसके वेपर्स बन के ऊपर फनल के माउथ पर डिपॉजिट हो जाएंगे और वो वहां पे सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो अमोनियम क्लोराइड है वो हम सॉल्ट से अलग हो जाएगा। और ऐसे ही नेप्थोलिन बॉल्स होती है, उनका भी सेम प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो नाम है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर, और इसीलिए जो एक क्रोमेटोग्राफी है ये डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए ही यूज की जाती है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इंक का। इंक वाटर और डाई का मिक्सचर है, और ये जो डाई होती है डाई भी दो या दो से ज्यादा कलर्स का मिक्सचर होती है। तो होता क्या है इसमें? द कलर विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर rises faster with water molecules and in this way the colors get separated। कि जो कलर वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जल्दी
फास्ट मूव करेगा और ऊपर, और इस तरीके से जो कलर है वो सेपरेट हो जाएंगी। अब ये आप देख सकते हैं, ये कुछ कुछ ऐसे ही क्रोमेटोग्राफी होती है। ये एक पेपर स्ट्रिप है, इसमें ही हमने एक लाइन ड्रॉ करी है और ड्रॉप पे हमने क्या डाला है, ये इंक ड्रॉप डाली है। तो जैसे ही हम इस इंक ड्रॉप, इस फिल्टर पेपर को, इस स्ट्रिप को पानी में हम डिप करेंगे, हाफ डिप करना है। हाफ डिप करने के साथ ही जैसे जैसे वाटर जो है इस पेपर स्ट्रिप पे ऊपर जाएगा, वैसे वैसे जो इस इंक में जो कलर्स मिक्स है वो कलर्स भी ऊपर जाएंगे और उन कलर्स की अलग से लेयर्स बन जाएंगी और इस तरीके से जो कलर्स है वो हमारे सेपरेट हो जाएंगे। ये होता है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेटर देन 25 केल्विन। ये डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है ये ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए होता है जिसमें दो मिक्सिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे में आपस पूरी तरह घुल जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, जो बिना टूटे बॉयल हो जाए और जो भी सब्सटेंस मिक्स होके वो मिक्सचर बना है उन सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। क्या होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस? ऐसे दो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस हो और जो बिना टूटे बॉयल हो सके, उनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एसीटोन और वाटर। एसीटोन का है 56 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा है। अब हम देखते हैं आगे कि ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होता कैसे है। ये देखिए, ये ऐसे होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसमें हम एक फ्लास्क का यूज करके उस फ्लास्क में मिक्सचर डालते हैं और उसमें एक कंडेंसर फिट करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कंडेंसर, उस कंडेंसर के एक माउथ पर बीकर लगा हुआ है और ये इसमें मिक्सचर है। यहां से क्या होगा, एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर है उसको जब हम हीट करेंगे तो जो एसीटोन होगा वो इस कंडेंसर में जाएगा। इस कंडेंसर से यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे कूल होंगी, कूल होने के बाद वो इस आउटलेट से बाहर चली जाएंगी और जो एसीटोन होगा इस पाइप के थ्रू ट्रेवल करके इस बीकर में सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एसीटोन को अलग करेंगे और वाटर को अलग करेंगे। ये है डिस्टिलेशन प्रोसेस जिससे हम एसीटोन को और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज फॉर सेपरेशन ऑफ 2 or more miscible liquids having difference in their boiling points less than 25 केल्विन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये डिस्टिलेशन प्रोसेस की तरह ही होता है। ये भी दो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए होता है, लेकिन डिस्टिलेशन में हमने क्या बताया था कि उन दो लिक्विड्स का जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स है उनका डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। अगर 25 केल्विन से कम हुआ तो हम उसको फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसमें हम उन लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनका डिफरेंस 25 केल्विन से कम होगा। एग्जाम्पल क्या है इसके? डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम एक्सेट्रा। जैसे एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है, तो हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे? वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग करते हैं। और ऐसे ही जो पेट्रोलियम होता है, जो कच्चा पेट्रोलियम होता है जो जमीन से निकलता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल प्योर निकलता है, उस पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट मिक्स होता है। उसी से हमें पेट्रोल मिलता है, उसी से हमें डीजल मिलता है, उसी से हमें कैरोसिन मिलता है, उसी से हमें कोयला मिलता है। तो उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को पेट्रोलियम से अलग करने के लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं।
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज ए ट्यूब डिस्टिलेशन प्रोसेस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ एक डिफरेंस और ये है कि उसमें कोई कॉलम का यूज नहीं होता, इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज होता है। और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज ए ट्यूब प्रोवाइडेड विद ग्लास बीड्स। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक ट्यूब है जिसमें ग्लास बीड्स भरे हुए हैं, कांच के छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए हैं, और ये जो टुकड़े हैं कांच के वो वेपर्स को, जो वेपर्स आएंगे उसमें, उनको कूल करते हैं और कंडेंस करते हैं। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? एसीटोन और इथेनॉल। अब एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस। इनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करेंगे। ये देखिए, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप। इसमें क्या है? इसमें आपको एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिखाई दे रहा है और कॉर्क दिखाई दे रही है। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये वाटर कंडेंसर है, ये बीकर भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? सिर्फ ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने यूज किया है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आपको ये छोटे छोटे बीड्स दिखाई दे रहे होंगे, ये ग्लास बीड्स हैं, और इस तरीके से जो है वो मिक्सचर है एसीटोन और इथेनॉल का हम यहाँ लेंगे, तो यहाँ से हम उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें आपको दिखा रखा है कि एयर से डिफरेंट गैसेस कैसे अलग कर सकते हैं। यहाँ से हमने एयर डाली, अंदर एयर अंदर गई, यहाँ एयर पे हमने प्रेशर डाला, यानी इस एरिया में हमने प्रेशर इंक्रीज किया एयर पे। यहाँ से निकलने के बाद जो हॉट एयर है वो यहाँ इसमें पहुंची। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ से ठंडा पानी, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी यहाँ से हमने डाला। यहाँ से ये पानी निकलता हुआ यहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन जो यहाँ पे हॉट एयर आएगी वो यहाँ पर आते ही, इस कोल्ड वाटर की कांटेक्ट में आते ही ठंडी हो जाएगी, और यहाँ से वो ठंडी एयर यहाँ पहुंचेगी इस सेपरेटर ब्लॉक में। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो अलग होगी। कैसे? ड्राई आइस के फॉर्म में, यानी सॉलिड के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ से जैसे ये आई है सेपरेटर, तो यहाँ से जो गैसेस होंगी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो इस ट्यूब के थ्रू, पाइप के थ्रू यहाँ पहुंचेंगी। यहाँ पे होने के बाद ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इस कॉलम में नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, आर्गन अलग हो जाएगी, और यहाँ से सिर्फ जाएगी ऑक्सीजन, और ये हमें यहाँ मिल जाएगी लास्ट में लिक्विड ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर CO2 अलग हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ नाइट्रोजन अलग हो गई, यहाँ आर्गन अलग हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गई। तो इस तरह से हमने एयर से डिफरेंट गैसेस अलग कर लिए। किसके थ्रू? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के थ्रू या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? यूज टू गेट प्योर सॉलिड सब्सटेंस इन क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। कि किसी भी इम्प्योर सैंपल से किसी सॉलिड सब्सटेंस को क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन करना। क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है? जो आपके नमक है, वो नमक क्या है? क्रिस्टल फॉर्म में। जो शुगर हम घर में यूज करते हैं वो भी क्या है? क्रिस्टल फॉर्म में। तो ऐसे किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन करना, वो होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट और वाटर का। कैसे करेंगे? अब आप कॉपर सल्फेट, इसमें हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स अब अलग करने हैं वाटर से, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, ये होता है इसका प्रोसेस। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट और वाटर को मिक्स करेंगे। उसके बाद आप
इनको, इस मिक्सचर को फिल्टर पेपर से पास करेंगे और जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो बाहर निकल जाएंगी। उसके बाद क्या है, इवापोरेट द वाटर, वाटर को हीट देके उसका इवापोरेशन करा देंगे तो वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कवर द सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर एंड लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर डे। अब वाटर को इवापोरेट करने के बाद जो सॉल्यूशन हमारे पास बच गया उसको हम फिल्टर पेपर से ढककर एक दिन के लिए रख देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। लास्ट में क्या होगा, आपके पास क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी ऑब्टेन। अगले दिन जब आप उनको देखेंगे तो उसमें आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स वहां पर मिलेंगे। ये होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसमें ये है कि कुछ कुछ इवापोरेशन के जैसा है, हाँ कुछ इवापोरेशन के जैसा है, लेकिन ये इवापोरेशन से बेटर प्रोसेस है। क्यों, देखते। इट इज बेटर देन इवापोरेशन बिकॉज सम सॉलिड्स डिकम्पोज और लाइक शुगर गेट charred on heating. Some impurities remain dissolved after filtration. On evaporation, these contaminate the solid. जो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो जब हम उनको हीट करते हैं तो वो टूट जाते हैं, जैसे शुगर है, शुगर को आप हीट करेंगे तो वो ब्राउन ब्राउन हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ सॉलिड्स और भी होते हैं जो डिकम्पोज, टूट जाते हैं जब हम उनको हीट करते हैं। और कुछ इम्प्योरिटीज फिल्ट्रेशन के बाद भी सॉल्यूशन में रह जाती है और जब हम उनको फिर बाद में फिल्ट्रेशन के बाद इवापोरेशन करेंगे उसका, तो वो सॉलिड में घुल के उस सॉलिड को खराब कर देती है। तो इसीलिए ये प्रोसेस इवापोरेशन से बेटर है, क्योंकि इवापोरेशन में कुछ इम्प्योरिटीज फिर भी रह जाती है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में इम्प्योरिटीज रहने के चांसेस कम है। इसलिए क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इवापोरेशन से बेटर प्रोसेस है। अब आगे है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है वो पार्टिकल साइज के प्रिंसिपल पे काम करता है। बिग साइज्ड इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मिक्सचर, कि जो बड़ी साइज की इम्प्योरिटीज होगी, ऐसी इम्प्योरिटीज जिनका बड़ा साइज होगा, उनको हम मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर का। जब आप सैंड को, मिट्टी को पानी में घोलेंगे और हम इस मिक्सचर को फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो जो सैंड है वो वाटर से सेपरेट हो जाएगा, वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएगा सैंड, और सैंड जो है वो वाटर से सेपरेट आउट हो जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल। मैग्नेटिक सेपरेशन में जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे हम उनको नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स से अलग करते हैं। कैसे, आयरन फिलिंग्स प्लस सैंड। जैसे सैंड में मान लीजिए मिट्टी में कुछ आयरन फिलिंग्स हैं, तो आप उसको कैसे नॉर्मली अलग करते हैं, कोई भी एक मैग्नेट ले जाके हम उस सैंड के चारों तरफ घुमाएंगे, जो भी आयरन फिलिंग्स होगी, क्योंकि वो आयरन जो है वो मैग्नेट के चिपक जाता है, तो जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो मैग्नेट के चिपक जाएंगी और इस तरीके से हम आयरन फिलिंग्स को सैंड से अलग कर पाएंगे। अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ यूज होता है, वो होता है जैसे ओर्स होती है। कोई भी आयरन हमें डायरेक्ट अर्थ से ऐसे ही नहीं मिलता, जैसे हम उसको यूज करते हैं वो बड़ी बड़ी ओर्स के रूप में होता है, और कुछ ऐसी ओर्स होती है जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एक ओर है Fe2O3 हेमाटाइट, ये आयरन की ओर है, लोहे की। तो ये एक मैग्नेटिक रोलर है। इस मैग्नेटिक रोलर पे हमने यहाँ पे ये जो ओर है ये बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ पे डाल दी है। तो जब हम इस ओर को यहाँ पे हम डालेंगे और इस मैग्नेटिक रोलर को चलाएंगे तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो मैग्नेटिज्म के कारण इसके पास ही गिर जाएंगे और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो दूर जाके गिरेंगे। तो इस तरह मैग्नेटिक पार्टिकल्स को हम अलग एक बीकर में सेपरेट कर लेंगे और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो अलग हो जाएंगे। तो ये है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, जिससे हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स को नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स से सेपरेट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और आपको
ये वीडियो पसंद आए और आपको कुछ भी समझ में आए या कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है हमेशा। जो भी प्रॉब्लम हो आपको, प्लीज़ आप हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में।